Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss walking aids. Walking aid is the most important topic of clinical kinesiology because in clinical kinesiology we use walking aids in patients of CVA or any other disability or in pathological conditions. Now we discuss walking. What is walking? Walking is the manner or way in which you move from place to place with your feet. मतलब अपने ही पाँव पे चल के एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको हम कहते हैं कि ये है हमारा वॉकिंग। इसके लिए हम एक पैटर्न यूज़ करते हैं कि पहले कौन सा पाँव उठाया, फिर हील उठाई, और इस सारे पैटर्न को कहते हैं गेट साइकिल। गेट साइकिल और वॉकिंग जो है ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। वॉकिंग हमारे चलने को कहते हैं कि वन प्लेस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, और गेट इज़ पैटर्न ऑफ वॉक कि हमारे पाँव की मूवमेंट। सो इट इज़ ए मूवमेंट एट ए रेगुलर एंड फेयरली स्लो पेस by lifting and setting down each foot in turn। मतलब एक पाँव के बाद दूसरे पाँव को ज़मीन से उठा के आगे रखना और एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको हम कहते हैं कि ये है वॉकिंग। ये इसकी डेफिनेशन है। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ मोटर कंट्रोल स्किल। हमारी बॉडी में दो कंट्रोल स्किल्स होती हैं, सेंसरी एंड मोटर। तो ये वॉकिंग पैटर्न जो हमारा बेसिकली है, इसको मोटर कंट्रोल स्किल कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन में मोटर यूनिट्स जो होते हैं ना, वो इसको कंट्रोल करते हैं। इसीलिए हम जब भी मतलब कोई हमारे पास पेशेंट आता है, फॉर एग्जांपल पैरालिटिक पेशेंट, तो हम उसके क्या करते हैं, हम उसमें देखते हैं कि मोटर यूनिट्स जो हैं उनको हमने एक्टिव करना है, उससे उसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। ये बेसिकली क्लिनिकल काइनेजियोलॉजी में हम पैथोलॉजिकल कंडीशंस में यूज़ करते हैं वॉकिंग एड्स को। आगे आप लोग जाके इसको देखोगे। अच्छा, द मेजर रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेसफुल वॉकिंग इंक्लूड्स, मतलब हमें नॉर्मल चलने के लिए एक इंसान जब ज़मीन पे चलता है तो उसकी मेजर रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है कि वो ज़मीन पे खुद को अगेंस्ट द एंटी ग्रेविटी सपोर्ट कर लेता है। जैसे कि आपने सारी फोर्सेस पहले भी मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, इसी तरह ही हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल चलने के लिए क्या क्या पेशेंट को ज़रूरत है ज़मीन पे चलने के लिए, उसको कौन कौन सी फोर्सेस के अगेंस्ट अपनी बॉडी को खड़ा करना पड़ता है और मूव करने के लिए। तो उसी पे ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि मेजर रिक्वायरमेंट क्या है वॉकिंग के लिए। मतलब एक जगह से मैंने उठ के दूसरी जगह पे जाना है, तो उसके लिए मुझे मेजर क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो सपोर्ट ऑफ द बॉडी मैस चाहिए, मतलब बॉडी मैस, जितने आपके मसल्स, आपका बॉडी मैस अच्छा होगा आप खुद को सपोर्ट कर सकेंगे। बाय लोअर एक्सट्रीमिटीज़, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब आपकी टांगों के मसल्स, जैसे क्वाड्स, जैसे हमारे गैस्ट्रोकनीमियस हो गया, सोलियस, ये हमारे मेन मसल्स हैं जो हमें वॉकिंग में क्या करते हैं, ह्यूमन को वॉकिंग में इम्पॉर्टेंट है। प्रोडक्शन ऑफ लोकोमोटर्स रिदम्स, लोकोमोटर रिदम्स बहुत ज़रूरी हैं। डायनामिक बैलेंस कंट्रोल ऑफ द मूविंग बॉडी, मतलब हमारा जो हमने इक्विलिब्रियम, मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था, इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स, उसमें हमने डायनामिक बैलेंस कंट्रोल ऑफ द मूविंग बॉडी एंड प्रोपल्शन ऑफ द बॉडी इन द इंटेंडेड डायरेक्शन, मतलब किस डायरेक्शन में आपने जाना है, आपकी बॉडी, आपके ब्रेन से क्या आपकी बॉडी को मैसेज मिलता है और किस साइड आप मूव करते हो। ये 3 से 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्म्स जो वॉक में हम यूज़ करते हैं, दो चीज़ें हैं। एक है एम्बुलेशन, एम्बुलेशन एंड गेट।
जो मैंने आपको फर्स्ट ही स्लाइड पे इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को मैंने बता दिया है। वॉकिंग है कि एक जगह से आपने दूसरी जगह पे जाना है, एंड गेट इज़ द पैटर्न ऑफ द फुट टू स्पोर्ट ऑन द ग्राउंड, कि आपके चलने का अंदाज क्या है, कि आपने पहले क्या उठाया, पहले टो, पहले हील ऑफ की, फिर आप लोगों ने फ्लैट फुट एंड टो ऑफ एंड देन मूव, मतलब दो फेजेस हमारे पास हैं, स्विंग एंड स्टांस। ये भी पूरा पैटर्न आप लोगों को आगे मैं पढ़ाऊंगी। तो इसमें जो है आपने फ़िलहाल ये देखना है कि वॉक एंड गेट में क्या डिफरेंस है। एम्बुलेशन जो है ना, एम्बुलेशन टू वॉक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और मूव अबाउट, के इर्द गिर्द चक्कर लगाना या एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको हम कहते हैं एम्बुलेशन। एंड सम टाइम दिस टर्म इज आल्सो यूज इन द प्लेस ऑफ वॉकिंग। एम्बुलेशन को ही हम बाज़ औक़ात जैसे हमारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसमें हम वॉकिंग के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं वो है एम्बुलेशन। एंड देन गेट इज़ द टर्म टू डिस्क्राइब ह्यूमन लोकोमोशन, कि ह्यूमंस के फुट की क्या मूवमेंट है, उसको जो डिस्क्राइब पैटर्न करता है उसको हम कहते हैं गेट। इट इज़ ए पैटर्न ऑफ वॉकिंग, पैटर्न ऑफ वॉक और ए सीक्वेंस ऑफ फुट मूवमेंट्स। यही चीज़ मैंने आप लोगों को पहले बताई है कि सीक्वेंस ऑफ फुट मूवमेंट जो है, क्या क्या उस पर हमारा फुट जब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम जब पाँव को उठाते हैं उसमें क्या फेजेस आते हैं। पाँव की मूवमेंट को डिस्कस करना, जो पैटर्न है उसका मूव करने का, उसको हम कहते हैं गेट, और एक जगह से दूसरी जगह जाना इसको हम कहते हैं एम्बुलेशन। एंड ये टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होती है वो होती है वॉकिंग के लिए। गेट साइकिल और वॉकिंग साइकिल। गेट साइकिल हमारा क्या होता है, इसमें दो फेसेस होती हैं। गेट साइकिल मतलब पाँव की जब हम वॉक करने के लिए उठते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम उठते हैं, तो उसमें जो साइकिल यूज़ होता है वो होता है गेट साइकिल, ठीक है। अब गेट साइकिल में हमारे पाँव की मूवमेंट में कौन सी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट हो रही होती हैं और कौन सी हैं जो इसको बना रही होती हैं कि हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है। इस साइकिल ऑफ वॉकिंग इज़ द पीरियड फ्रॉम द हील स्ट्राइक ऑफ वन फुट, मतलब हील स्ट्राइक के ज़मीन पे हील क्या हुई है, स्ट्राइक, हील स्ट्राइक ऑफ वन फुट टू द नेक्स्ट हील स्ट्राइक ऑफ द सेम फुट। उसी ही फुट की हील स्ट्राइक से पहले हील स्ट्राइक हुई है वन फुट, एंड सेम फुट की जब आगे जाके हील स्ट्राइक होगी उसको हम कहेंगे गेट साइकिल। इसके दरमियान में जो फुट की मूवमेंट होंगी इसमें दो फेजेस होंगी, एक होती है स्टांस फेज और एक होती है स्विंग फेज। अब स्विंग एंड स्टांस फेज फर्दर डिवाइडेड होती हैं 3 से 4 कंडीशंस में। व्हेन ए सब्जेक्ट, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन ए सब्जेक्ट इज़ वॉकिंग ऑन लेवल ग्राउंड, then the movements of the lower limbs may be divided into swing and stance phases. The swing phase occurs when the limb is off the ground, मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, लिम को उठाया, कि हमने हील को ऊपर किया, ठीक है। एंड स्टांस फेज, और स्टांस फेज कौन सी होती है, व्हेन इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, कि उस फुट को उठा के जब हमने आगे रखा और कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड किया तो उसको हम कहते हैं स्टांस फेज। एंड इज बेरिंग वेट। अब जो हमारा मेन टॉपिक है, ये सब आपको गेट एंड वॉक का डिफरेंस बताना और इसकी फेजेस बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वॉक में डिफरेंस फील कर सकें और आप लोगों को वॉकिंग एड की अहमियत का पता चले कि वॉकिंग एड बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं। वॉकिंग एड्स को हम यूज़ ही इसीलिए करते हैं कि किसी भी इंसान का जिसका नॉर्मल गेट पैटर्न नहीं है, जो खुद से इंडिपेंडेंट नहीं चल सकता, कोई डिसेबिलिटी हो, सीवीए का पेशेंट हो, कोई किसी किस्म का पेशेंट के जो अनएबल टू वॉक इंडिपेंडेंट, तो उसको हम वॉकिंग एड्स प्रेस्क्राइब करते हैं। और ये प्योरली एक फिजियोथेरेपिस्ट की मतलब फील्ड है। ये हमारी काइनेजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वॉकिंग एड्स। नाउ द डेफिनेशन ऑफ वॉकिंग एड इज़ ए डिवाइस डिजाइंड टू असिस्ट वॉकिंग एंड इम्प्रूव द मोबिलिटी ऑफ पीपल
who have difficulty in walking or people who cannot walk independently. ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी कि वॉकिंग एड सिर्फ हम यूज़ ही उन लोगों के लिए करते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो वीकनेस की वजह से सही से चल नहीं सकते, उनका पैटर्न नहीं ठीक होता, उनको सही पैटर्न सिखाने के लिए, और दूसरा वो लोग जो इंडिपेंडेंट वॉक नहीं कर सकते, ये उनको हेल्प आउट करती हैं जब तक कि वो इंडिपेंडेंटली वॉक ना कर सकें। वॉकिंग एड्स हम इसके लिए यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉकिंग एड्स। वॉकिंग एड्स की अब टाइप कौन कौन सी हैं? इसमें वॉकर्स होती हैं, केन एंड स्टिक्स होते हैं, एंड क्रचेस। पर्पस ऑफ वॉकिंग एड्स, इसके क्या क्या पर्पसेस हैं, मतलब हम इनको यूज़ क्यों करते हैं वॉकिंग एड्स को, उसके लिए क्या क्या मेन पर्पस हैं वॉकिंग एड के। तो उसमें जी है इंक्रीज एरिया ऑफ द स्पोर्ट और बेस ऑफ स्पोर्ट। मतलब एक एरिया ऑफ स्पोर्ट और बेस ऑफ स्पोर्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ग्रेविटी में, कि ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी अगर एक इंसान ने खड़े होना है तो उसकी बॉडी की जो बेस ऑफ सपोर्ट होती है ना, वो जितनी अच्छी होगी उतना वो इंसान जल्दी से, एक बच्चा है फॉर एग्जांपल, तो वो बच्चा जैसे ही उसकी बेस ऑफ सपोर्ट बनेगी ना तो वो चलना शुरू कर देगा। मतलब आपकी बेस ऑफ सपोर्ट अच्छी है तो आप एंटी ग्रेविटी खुद को मेंटेन कर लेते हो। अच्छा, सेकंड थिंग सेम ही है, मेंटेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओवर सपोर्टेड एरिया। जहाँ पे आप खड़े हो रहे हो वहाँ पे आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही आप अच्छा सा चल सकोगे। रीडिस्ट्रीब्यूट वेट बेरिंग एरिया बाय डिक्रीजिंग फोर्स ऑन इंजर्ड और इन्फ्लेम्ड पार्ट ऑफ लिम्ब। के मतलब आपके एक पाँव में चोट लगी हुई है और एक पाँव आपका ठीक है, तो आप मैक्सिमम वेट किस पे डालोगे? जो पाँव आपका वेट बेयर कर रहा है। या इन्फ्लेम्ड पार्ट है तो मतलब पाँव पे कोई चोट लगी हुई है, कोई आपको मोच आई हुई है, तो उस कंडीशन में आप जिस साइड पे वेट बेयर नहीं कर सकते या फिर आपको कोई पेन वगैरह है, तो उस कंडीशन में पर्पस मेन वॉकिंग एड का होता है कि आपने वॉकिंग एड आप यूज़ करते हो, ठीक है। कैन बी कंपनसेट फॉर वीक मसल्स को कंपनसेट करने के लिए भी हम वॉकिंग एड्स यूज़ करते हैं। डिक्रीज पेन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वो बात बताई है कि अगर आपको मोच आई हुई है या कोई भी इस तरह का है तो आप स्टिक पकड़ लेते हो कि कुछ दिन इससे चलेंगे, जैसे ही आपकी वो ठीक हो जाती है तो आप उसका सहारा लेना बंद कर देते हो। पेन को डिक्रीज करने के लिए इवन हम वॉकिंग एड्स यूज़ करते हैं। इम्प्रूव बैलेंस को बैलेंस इम्प्रूव करने के लिए हम वॉकिंग एड्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने जो इसकी टाइप्स, अब पर्पस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन वॉकिंग एड्स। जब तक आपको किसी चीज़ का पर्पस नहीं अच्छे से पता होगा, आप उसकी टर्म्स कंडीशंस के किस कंडीशन में हमने कौन सी वॉकिंग एड देनी है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। अगर आपको पर्पसेस अच्छे से समझ आ जाते हैं कि हम यूज़ बेसिकली किस लिए कर रहे हैं, तो आप देखेंगे पेशेंट्स में कि इसकी कंडीशन कितनी है पेशेंट की, अब उसी के अकॉर्डिंग आप उसको प्रेस्क्राइब करेंगे कि आपको कौन सी टाइप ऑफ वॉकिंग एड ज़रूरत है। इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट कंडीशन। क्रचेस, वन बाय वन हम सारे जितने भी वॉकिंग एड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस क्रचेस। टाइप्स ऑफ क्रचेस, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, कि हम किसी भी पेशेंट को अगर क्रचेस एडवाइस कर रहे हैं तो उसकी मेजरमेंट फिजियोथेरेपिस्ट बताएगा, फिर वो ऑर्डर पे भी बन जाती होती हैं। ऑर्थोटिक्स जो है, इनका एक बेस प्रोग्राम होता है पूरा, वो हम उनको सिर्फ बताते हैं कि ये ऑर्डर है, आगे ऑर्थोटिक्स इनको प्रिपेयर करके देते हैं, लेंथ भी मेजर करते हैं और ऑर्थोटिक्स पेशेंट को प्रिपेयर करके देते हैं। उस जैसे जितना पेशेंट के लिम्ब का साइज़ है, जितना पेशेंट की बॉडी का साइज़ है, उसके मुताबिक वो उसको प्रिपेयर करके देते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ द लेंथ में ऑर्थोटिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ क्रच वॉकिंग जो है, हम फॉर क्रच वॉकिंग की जो पैटर्न है या क्रच वॉक जो हम पेशेंट को सिखाते हैं पैटर्न उसका, वो फिजियोथेरेपिस्ट भी उसे गाइड करता है,
ठीक है। क्रच वॉकिंग होती क्या है बेसिकली, तो ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। आज हम देखते हैं क्रचेस क्या है। इंट्रोडक्शन टू क्रचेस, दीज आर डिवाइसेस, ये जैसे कि आपको नज़र आ रही हैं इसमें स्लाइड में, ये हैं सारी क्रचेस। ये देखें, ये क्रचेस, इसमें 2 से 3 टाइप्स क्रचेस की हैं, ठीक है। टाइप्स भी मैं आपको आगे बताती हूँ। दीज आर डिवाइसेस, ये हैं बेसिकली क्या, दीज आर डिवाइसेस विच आर यूज टू रिड्यूस वेट बेरिंग ऑन वन और बोथ लेग्स एंड आल्सो गिव सपोर्ट वेयर बैलेंस इज इम्पेयर्ड एंड स्ट्रेंथ इज इनएडिक्वेट। यानी जहाँ पे बंदा अपनी बॉडी को, एक इंसान अपनी बॉडी को खुद सपोर्ट करके खड़ा ना हो पा रहा हो और उसे सिर्फ अपनी बॉडी को थोड़ा सा सहारे की ज़रूरत हो पार्शियल वेट बेरिंग के लिए, तो उस कंडीशन में हाँ सबसे बेहतरीन ये होता है कि आप उसको क्रच एडवाइस करें। क्रच एक्सिलरी भी हो सकते हैं, एल्बो के साथ भी हो सकते हैं, कि मतलब एक साइड पे भी हो सकते हैं और बोथ साइड ऑफ द लिम्स भी आप इनको दे सकते हैं, ये जो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। प्री रिक्विजिट्स फॉर क्रचेस, क्रचेस के लिए क्या क्या कंडीशंस बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। गुड स्ट्रेंथ ऑफ अपर लिम मसल्स इज रिक्वायर्ड, जाहिर सी बात है अगर आपने एक्सिलरी क्रच यूज़ करना है, एक्सिला के नीचे आप रखेंगे तो आपके शोल्डर मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आप बॉडी को पेशेंट सपोर्ट कर सकेगा और फर्दर चल सकेगा। रेंज ऑफ मोशन ऑफ अपर लिम शुड बी गुड, क्योंकि ये एक्सिलरी होते हैं और एल्बो क्रचेस होते हैं, तो अपर लिम के जितने भी मसल्स हैं हमारे, वो क्या होने चाहिए, उनकी रेंज ऑफ मोशन अच्छी होनी चाहिए कि वो क्रच को मूव कर सकें। फुल एक्सटेंशन, फुल फ्लेक्शन, अच्छा इसी तरह ही एडक्शन एबडक्शन, ये अच्छी होनी चाहिए। ये जितनी रेंज ऑफ मोशंस अच्छी होंगी उतना ही पेशेंट इजीली यूज़ कर सकेगा क्रचेस। मसल ग्रुप विच शुड बी स्ट्रॉन्ग इज गिवन बिलो, कौन कौन से मसल ग्रुप्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सिलरी पेशेंट यूज़ कर रहा है तो उसके लिए शोल्डर के सारे मसल्स का, चाहे वो एबडक्टर्स हैं, फ्लेक्सर्स हैं, एक्सटेंसर्स हैं एंड डिप्रेसर्स हैं, इनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर पेशेंट एल्बो यूज़ कर रहा है, एल्बो क्रच भी होता है, ठीक है। तो एल्बो क्रच में जैसे कि ये मैंने पिछली स्लाइड में आप लोगों ने देखा होगा कि एक एक्सिलरी क्रच है और एक सेकंड इज एल्बो क्रच। ये है एक्सिलरी क्रच एंड दिस वन इज एल्बो क्रच, ठीक है। तो इसमें जो है एक्सिलरी में शोल्डर के मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है और उसमें एल्बो एंड रिस्ट एक्सटेंसर्स, खास तौर पे रिस्ट एक्सटेंसर्स एंड फिंगर फ्लेक्सर्स। फिंगर फ्लेक्सर्स वाई इज इम्पोर्टेंट, फिंगर फ्लेक्सर्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसको आप देखें ना कि पकड़ना किससे पड़ता है, फिंगर से, ये एंड वाली कंडीशन। एंड ये देखें यहाँ पे फिंगर की सपोर्ट ग्रिप जितनी अच्छी होगी, आपकी फिंगर की ग्रिप जितनी अच्छी होगी, उतना ही आप जो है पेशेंट इसको एल्बो को, क्रच को अच्छे से यूज़ कर सकेगा। देन टाइप्स ऑफ क्रचेस, क्रचेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। क्रचेस की जो बेसिकली टाइप्स है ना, वो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक्सिलरी क्रचेस, अंडर आर्म क्रचेस, मतलब जिनको हम अंडर आर्म क्रचेस भी कह सकते हैं, जहाँ पे हमारा क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, एक्सिला के नीचे, बिल्कुल एक्सिला के नीचे ये पेशेंट ने रखा हुआ है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल भी साथ ही दी हुई है, इसमें जो है एक्सिला के बिल्कुल नीचे। एल्बो क्रचेस जो हैं वो बिल्कुल एल्बो के नीचे होते हैं, एल्बो के साथ सपोर्ट होती है और उसकी ग्रिप भी किससे होती है, हैंड फ्लेक्सर से। 4 आर्म सपोर्ट क्रचेस, गटर क्रचेस भी हम उनको कहते हैं, वो 4 आर्म में होते हैं, ठीक है। 4 आर्म से सपोर्ट मिलती है उनको और फिंगर से उसको भी ग्रिप होती है, जिन्हें हम गटर क्रचेस कहते हैं। इन सब को अब फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि ये एक्सिलरी क्रचेस में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, इनको हम कैसे यूज़ करेंगे, इसी तरह पैटर्न ऑफ वॉक उसमें कैसा होगा पेशेंट का। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस एक्सिलरी क्रचेस और अंडर आर्म क्रचेस। दे आर मेड ऑफ वुड और मेटल विद एन एक्सिलरी पैड, ऊपर एक एक्सिलरी पैड होता है, ठीक है, और मेटल और वुड के बने हुए होते हैं। एक्सिलरी पैड इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमारे एक्सिला से ब्रेकियल प्लेक्सिस
गुजर रहा होता है, मतलब मेन ओरिजिन है ब्रेकियल प्लेक्सिस का अंडर द एक्सिला। तो एक्सिला के साथ ये मेन हमारी न्यूरॉन्स गुजर रही होते हैं। अगर पेशेंट की वहाँ पे दबाव बहुत ज़्यादा चला जाएगा, मतलब लाइक अगर स्टील की कोई मेटल की कोई चीज़ डायरेक्ट हम रख देंगे तो एक्सिला में क्या इंजरी होने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। और पेशेंट ज़्यादा अरसा उसको यूज़ भी नहीं कर सकता, इसीलिए एक पैड होता है ऊपर, ठीक है, फोम सा बना हुआ होता है। एक्सिलरी क्रच तो होता है वुड का या मेटल का हो, लेकिन उसके ऊपर एक फोम सा लगा होता है ताकि हमारे अंडर द एक्सिला जो है दबाव ना पड़े कोई भी, ठीक है, और किसी किस्म की अनकंफर्टेबिलिटी ना हो पेशेंट के लिए, क्योंकि ये तो हम उसकी मतलब कंफर्टेबल कंडीशन बनाने के लिए हम पेशेंट को देते हैं, तो उससे कोई भी अनकंफर्टेबल उसे फील ना हो, इस वजह से वो पैड रखा हुआ होता है। दे आर मेड ऑफ वुड और मेटल विद एन एक्सिलरी पैड, ए हैंड पीस एंड ए रबर फ्रिल। हैंड पीस जहाँ पे हैंड ग्रिप करेगा और उसको उठा के पेशेंट आगे रखेगा, इसलिए ज़रूरी है। एंड ए रबर फ्रिल, रबर फ्रिल भी ज़रूरी है, वो भी इसीलिए कि ग्रिप अच्छी हो सके, ठीक है। रबर फ्रिल में ये है कि ज़मीन पे एक जगह से उठाया है दूसरी जगह पे रखा है, तो ज़मीन पे उसकी क्या होती है कि ग्रिप अच्छी होती है। टू अपराइट शैफ्ट्स कनेक्टेड बाय एक्सिलरी पीस ऑन टैप, ये अपराइट एक दाईं साइड और एक बाईं साइड जो होती है उसकी शेफ्ट्स होती हैं, ठीक है। हैंड पीस इन द मिडल, हैंड पीस कहाँ पे होता है, दरमियान में। एक्सटेंशन पीस बिलो, एक्सटेंशन पीस पीछे होता है, ठीक है। एक्सटेंशन पीस एंड शेफ्ट हैज़ न्यूमरस होल्स एट रेगुलर इंटरवल्स, सो द टोटल लेंथ ऑफ क्रच एंड हाइट ऑफ द हैंडल इज इजीली एडजस्टेबल, तो उसको हम खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं। ए लार्ज सक्शन टिप, ऊपर एक लार्ज सेक्शन टिप होते हैं। रबर फ्रिल इज अटैच्ड टू एक्सटेंशन पीस, एक्सटेंशन पीस के साथ टू अलाउ टोटल कांटेक्ट विद द फ्लोर, जो कि मैंने आपको बताया कि वो फ्रिल जो होती है ना वो किसके लिए होती है, ताकि उसका क्रच की ग्रिप अच्छी हो सके ऑन द ग्राउंड। ये एक्सिलरी क्रच की एग्जाम्पल है। इसमें ये सारी चीज़ें बेटा आप लोगों को बताई हुई हैं। ये है जी पैड, इसी तरह ये हैंड ग्रिप के लिए दो शेफ्ट्स हैं, और ये क्या है स्टैंडर्ड रबर क्रश टिप है, मतलब उसका फ्रिल बना हुआ है और इसी से ही वहाँ पे ज़मीन पे इसकी क्या होती है होल्डिंग होती है। अब ये डिफरेंट देखें साइज़ की क्रचेज़ हैं, इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट हाइट एंड वेट। The axillary pad should rest beneath the apex of axilla and hand grip is in slight flexion when weight is not being taken. When weight is being taken, जैसे ही उस पे weight डलेगा axillary pad पे, the elbow will go into extension. elbow किस में जाएगी, extension में। मतलब आपने axillary pad पे अगर पेशेंट ने जब weight डाला, एक्सिलरी पैड को नीचे रखा और हैंड ग्रिप से उसको एक्सिलरी क्रच को ज़मीन पे रखा, तो एल्बो हमारी किस में जाएगी, एक्सटेंशन में। एंड वेट इज़ ट्रांसमिटेड डाउन द आर्म टू हैंड पीस, और वेट हमारा क्या, इससे पूरी बाजू का वेट हैंड पीस पे चला जाएगा। ये जब हम एक्सिलरी क्रच पेशेंट को देंगे, पकड़ाएंगे, वो ज़मीन पे रखेगा, उस टाइम की कंडीशन है, ठीक है। पोजीशन ऑफ द पेशेंट आप समझ लेंगे, पोजीशन ऑफ द पेशेंट ये जो इसमें हमें नज़र आ रही है कि ये पोजीशन ऑफ पेशेंट, ये देखें, ये इसमें हैंड ग्रिप है और मैक्सिमम आर्म का वेट किस पे है, हैंड टिप पे। इसी तरह ही ये क्या है, मैक्सिमम वेट हैंड पे है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, अब एक्सिलरी क्रच जो है इसकी मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, मेजरमेंट का मेन बेहतरीन इसमें तरीका उन्होंने बताया है। देयर आर वेराइटी ऑफ वेज, चूँकि पेशेंट को अगर एडवाइस आपने करनी है तो उसमें आप उसकी हाइट टू वेट बता के भेजेंगे कि ये आपने उसका एक्सिलरी क्रच बनवाएं और उसको आपने यूज़ करना है, फिर आप उसको पैटर्न ऑफ वॉकिंग उसमें बताएंगे। देयर आर वेराइटी ऑफ वेज, इट मे बी इन लाइंग, लाइंग में भी आप इसको मेजर कर सकते हो, और इन स्टैंडिंग पोजीशन में भी। इन लाइंग इट मे बी विद शूज़ ऑफ और विद शूज़ ऑन, शूज़ पहने साथ ही आप इसको मेजर कर सकते हैं और विदाउट शूज़ के भी मेजर कर सकते हैं। विद शू ऑफ मेजर फ्रॉम एपेक्स ऑफ एक्सिला टू द लोअर मार्जिन ऑफ द मीडियल मेलुलस, मतलब आपने एपेक्स ऑफ एक्सिला से लेकर मीडियल मेलुलस तक अगर
बंदे ने शूज़ नहीं पहने हुए, पेशेंट ने शूज़ पहने नहीं हुए, तो उसमें आप एपेक्स ऑफ एक्जिला से मार्जिन ऑफ मीडियल मेल्यूलस तक मेजर करेंगे कि जो लेंथ बनेगी वो आप देंगे। विथ शू ऑन, अगर पेशेंट ने शू पहने हुए हैं तो आप 5 सेंटीमीटर vertically down from the apex of axilla to a point 20 centimeter later to the heel of the shoe. शू की हील तक आपने 20 सेंटीमीटर लेटरल टू द हील ऑफ द शू, ये आपने मेजर करना है। इन स्टैंडिंग विद शू ऑफ एंड शू ऑन मेथड, जो डीना गार्डन में दिया हुआ है वो यही पैटर्न है, विद शू ऑन। लेकिन आपने शू ऑफ का भी आपको एमसीक्यूज आ सकता है, शू ऑन वाला तो आप मतलब अगर रिटर्न आ जाता है तो उसमें आपने शू ऑन वाला ही लिखना है, बेशक दोनों भी उसमें मेंशन कर सकते हैं आप। तो ये इसमें जो डीना गार्डन में है वो शू ऑन के साथ है। इन स्टैंडिंग विद शू ऑफ, स्टैंडिंग में आप विद शू ऑफ एंड शू ऑन मेथड सेम है। 2 इंचेस बिलो द एक्जिला, 2 इंच बिलो द एक्जिला to the 2 inches interior and 6 inches lateral to the foot in standing position। standing position में हम ये पैटर्न यूज करते हैं इसकी मेजरमेंट के लिए। ये मेजरमेंट ऑफ एक्सिलरी क्रच, ये देखें, इसमें आप अगर पेशेंट स्टैंडिंग में है तो 5 सेंटीमीटर बिलो द एक्जिला और फिर लेटरल शू तक आपने उसकी करनी है 20 सेंटीमीटर। ये जो है एक्सिलरी पैड से लेकर आपने क्या करना है मीडियल मेल्यूलस तक लाइन में, स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं उसमें। क्रचेस दैट आर टू टाल, वो क्रचेस जो ज़्यादा लंबे हों एंड टू शॉर्ट कैन इफेक्ट बैलेंस एंड आल्सो कॉज बैक पेन। अब इसमें क्या उन्होंने बताया, ये मेन थिंग इज़ दैट हम क्रचेस की मेजरमेंट, आप आगे जितने भी क्रचेस मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्रचेस की टाइप्स या इवन मैं आपको स्टिक्स केन्स भी पढ़ाऊंगी, तो उसमें ये है कि हम मेजरमेंट ज़रूर करते हैं। मेजरमेंट का बेसिक जो उसका हमारे पास एज है वो ये है कि इसमें अगर हम उसको इनइफेक्टिव देंगे, फॉर एग्जांपल अगर हाइट से ज़्यादा दे दिया या कम दे दिया पेशेंट को, तो वो क्या करेगा, उसमें पोस्चर इम्बैलेंस आ जाएगा। पोस्चर इम्बैलेंस की वजह से उसको क्या होगा, पेशेंट को बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा। इनकरेक्टली फिटेड क्रचेस और पुअर पोस्चर कैन कॉज ए डिसऑर्डर कॉल्ड क्रच पाल्सी। क्रच पाल्सी उसको हम कहते हैं, इन विच द नर्व्स अंडर द आर्म, मोस्टली रेडियल नर्व, ब्रेकियल प्लेक्सिस आर टेम्पररली और परमानेंटली डैमेज causing weakened hand, wrist and forearm muscles। ये वो बात है जो मैंने आपको क्रच, जब हमने स्टार्ट किया क्रचेस को तभी बताया एक्सिलरी क्रच में पैड क्यों होता है। वो पैड इसीलिए होता है कि कंफर्टेबिलिटी हो और किसी भी नर्व को डैमेज ना करे। तो ये अगर कोई नर्व डैमेज हो जाती है तो मोस्ट वल्नरेबल जो नर्व है वो है रेडियल नर्व, और रेडियल नर्व की वजह से जो हमारे हैंड, रिस्ट और फोरआर्म में डिसेबिलिटी आती है या पेशेंट को कोई पेन होता है, तो उस कंडीशन, उस पैथोलॉजिकल कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्रच पाल्सी, कि ये क्रच यूज़ करने की वजह से हुआ है पेशेंट में। ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इवन जब भी कोई फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को क्रच वॉकिंग सिखा भी देता है तो उसमें हम पेशेंट्स के विजिट रखते हैं, फॉलो अप विजिट्स, ताकि हम ये देखते रहें कि पेशेंट इससे कन्वीनियंट तो है, कोई अनकन्वीनियंसी तो नहीं पेशेंट में, कोई उसको पेन तो नहीं स्टार्ट हो रहा, पोस्चर तो नहीं चेंज हो रहा। मतलब ये सारी चीज़ें भी चेक करने के लिए आपने ये नहीं कि एक दफ़ा एडवाइस किया फिजियोथेरेपिस्ट ने उसके बाद पेशेंट जाने उसका काम, नो, उसमें आप फॉलो अप रखते हो और उसमें फर्दर चेक करना पड़ता है कि कितना पेशेंट को सूट की है। जो वे ऑफ वॉकिंग एड है हमने जो उसको एडवाइस किया है उसकी कंडीशन के मुताबिक, इज़ दैट बेटर फॉर इम्प्रूवमेंट इन पेशेंट और नॉट, तो उसके मुताबिक हम उसको कंटिन्यू भी करते हैं और डिसकंटिन्यू भी। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अंडर आर्म क्रचेस। इसके अब जितने भी क्रच की टाइप्स हैं या इवन बाकी वॉकिंग एड्स की, उसमें हम देखते हैं कि एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, एडवांटेज इसमें क्या है, कन्वीनियंस फॉर टेम्परेरी इंजरीज, वो चाहिए उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह टेम्परेरी कोई भी कंडीशन है उसके लिए आप
क्या दे देते हैं, एक्सिलरी क्रच। ए लार्ज डिग्री ऑफ सपोर्ट, इसमें सपोर्ट बहुत ज़्यादा है फॉर द लोअर बॉडी, अवेल एट लो कॉस्ट, इतना महंगा भी नहीं होता है। एक्सिलरी क्रचेज अलाउ द पेशेंट टू परफॉर्म ए ग्रेटर वेराइटी ऑफ गेट पैटर्न्स, गेट पैटर्न इसमें बेहतर हो जाता है, एंड दी एम्बुलेट एट ए फास्टर पेस, मतलब इसमें कदम जल्दी जल्दी पेशेंट उठा सकता है और इसमें क्या है कि फासला जल्दी से तय कर लेता है। ठीक है, ये इसके क्या हैं एडवांटेजेस। क्रचेज दैट आर टू टाल, सॉरी, so these are the advantages, और now we discuss disadvantages। डिसएडवांटेजेस में क्या है, लिमिटेड अपर बॉडी फ्रीडम, मतलब अपर बॉडी फ्रीडम लाइक इसमें आप देखें ना कि एक्सिलरी क्रच है या फोर आर्म है, तो उसमें ये होता है कि टोटल जो इसमें बॉडी पे स्ट्रेस पड़ रहा है वो सिर्फ आपके अपर आर्म पे पड़ रहा है। लोअर एक्सट्रीमिटी तो आज़ाद है, उस पर तो कोई स्ट्रेस नहीं पड़ रहा, तो इसी वजह से ये है कि लिमिटेड अपर बॉडी फ्रीडम, अपर बॉडी की मूवमेंट थोड़ी सी लिमिटेड हो जाएगी इसमें। एक्सिलरी क्रचेज रिक्वायर्ड गुड स्टैंडिंग बैलेंस बाय द पेशेंट, इम्प्रॉपर यूज ऑफ क्रचेज कैन कॉज इंजरी भी हो सकती है टू एक्सिलरी रीजन, यही वही क्रच पालसे वाला है। ठीक है, एंड strain on the arms and upper body which can lead crutch paralysis. It is condition in which the nerves under the arms, radial nerve जो कि ब्रैकियल प्लेक्सिस से गुजर रही होती है वो मोस्ट वल्नरेबल होती है, मतलब पिंच हो जाती है, एंड आल्सो एट द रिस्क ऑफ लॉजिंग बैलेंस, इसमें बैलेंस भी लूज हो सकता है। जेरियाट्रिक पेशेंट्स, मतलब ये हमारे जेरियाट्रिक के जो पेशेंट्स होते हैं मे फेल इनसिक्योर और मे नॉट हैव द नेसेसरी अपर बॉडी स्ट्रेंथ टू यूज़ एक्सिलरी क्रचेज, मतलब ओल्ड एज पेशेंट्स जितने भी हैं वो एक्सिलरी क्रच से खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करते, उनमें फिर हमें और वॉकिंग एड्स यूज़ करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि उनका बैलेंस जो है वो थोड़ा कम होता है, मतलब खुद अपनी बॉडी को खुद नहीं बैलेंस कर सकते, और सिर्फ उनके ये ज़रूरी नहीं है कि अपर आर्म ही मतलब इफ़ेक्टेड हों और लोअर आर्म पे, लोअर बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट ना हो, तो इस वजह से ओल्ड एज पेशेंट्स में हम दूसरे पैटर्न ऑफ वॉकिंग एड्स भी यूज़ करते हैं। प्रिकॉशन इसमें क्या क्या है, हैव समवन नियर बाई फॉर असिस्टेंस until accustomed to the crutches, frequently check that all pads are securely in place, मतलब हम उसके पैड्स ये सारी चीज़ें एक तो चेक करते रहेंगे। चेक स्क्रूज एट लीस्ट वंस पर वीक, स्क्रूज चेक कर लेंगे। क्लीन आउट क्रचेज टिप्स टू इंश्योर दे आर फ्री ऑफ डर्ट एंड स्टोन्स, रिमूवल स्मॉल लूज रग्स फ्रॉम वॉकिंग पाथ्स, मतलब ये सारी चीज़ें हटा देंगे हम। बिवेयर ऑफ आइस, स्नो, वेट एंड वैक्स्ड फ्लोर्स, इस तरह के फ्लोर्स की बिल्कुल आपने ख्याल रखना है कि क्रच वॉकिंग के दौरान पेशेंट्स को कोई इस तरह का फ्लोर ना हो कि वो फिसल सके। अच्छा, अवॉइड क्राउड्स में भी आपने थोड़ा अवॉइड करना है, पेशेंट्स के गेट क्राउड नहीं करना। अच्छा, लीव क्लास अर्ली, नेवर कैरी एनीथिंग इन हैंड, यूज़ ए बैकपैक, कोई भी चीज़ हाथ में नहीं पकड़नी, क्योंकि क्रचेस जितने भी हैं उनकी हमने क्या करना है कि क्रचेस में नेवर कैरी एनीथिंग इन हैंड, यूज़ ए बैक पैक, आपने सिर्फ क्या करना है बैक पैक अपने साथ रखना है। Now elbow crutches, forearm crutches and loft stand crutch. They are made of metal and aluminium, tubular shaft with a hand grip and have a metal or plastic forearm band. ये तो इसकी मेन साख्त है जो कि बताई गई है, मतलब मेन स्ट्रक्चर। ठीक है, फोर आर्म पीस बेंट बैकवर्ड, फोर आर्म पीस पीछे होता है, एंड एक्सटेंड टू 2 इंचेस बिलो द एल्बो। Both hand grip and forearm piece are adjustable in length by means of a press clip or metal button
and have a rubber frill. These crutches are suitable for patients with good balance and coordination. ये ज़्यादा मतलब वो पेशेंट्स जिनका बैलेंस भी अच्छा है, कोऑर्डिनेशन भी अच्छी है कि पाँव कौन सा उठाना है और किस तरह चलना है, ये उन पेशेंट्स में हम मतलब जो आप कह लें कि पार्शली स्टेबल पेशेंट्स हैं ना, तो ये हम एल्बो क्रचेज मोस्टली उनमें यूज़ करते हैं. Weight is transmitted exactly the same way as for auxiliary crutches. सेम एक्सिलरी क्रचेज़ की तरह हम इनको यूज़ करते हैं. अब ये जो क्रचेज़ इसमें दिए हुए हैं, इनको हम लॉफ स्टैंड्स क्रचेज़ का नाम दिया हुआ है. ठीक है, ये एल्बो क्रचेज़. एडवांटेजेस ऑफ एल्बो क्रचेज़: लाइट वेट होते हैं सबसे पहले, ईजिली एडजस्टेबल होते हैं, कॉस्ट कम है इनकी, फ्रीडम फॉर हैंड एक्टिविटीज़. यूजिंग फोरआर्म क्रचेज रिक्वायर नो मोर एनर्जी, एक तो ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती, इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजप्शन और हार्ट रेट देन एक्सिलरी क्रचेज. बीइंग ईजिली स्टोर्ड एंड ट्रांसफर्ड, मतलब इनको हम इजीली कहीं से ले के जा भी सकते हैं, उठाने में कोई मसला नहीं है. देयर इज़ नो रिस्क ऑफ इंजरी, एक तो इंजरी का रिस्क नहीं है जैसे कि उसमें ब्रेकियोप्लेक्सिस पे थोड़ा सा था. टू द न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स इन द एक्सिलरी रीजन व्हेन यूजिंग दिस टाइप ऑफ क्रचेस, इसलिए ये इजी टू यूज़ हैं बट विद गुड कोऑर्डिनेशन इन पेशेंट. डिसएडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं, वो हम जितनी भी वॉकिंग एड पढ़ेंगे उसमें हमने एडवांटेजेस उनके देखने हैं एंड डिसएडवांटेजेस, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग पेशेंट को आप एडवाइस दे सकते हैं. फोरआर्म क्रचेज आर लेस स्टेबल, एक तो स्टेबल बहुत कम होते हैं देन एक्सिलरी. दे रिक्वायर गुड स्टैंडिंग बैलेंस, इसमें पेशेंट का स्टैंडिंग बैलेंस बेहतर होगा तो पेशेंट यूज़ कर सकेगा, मतलब ये अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत वो सपोर्ट अच्छे से कर ले तो तब आप पेशेंट में देखते हो कि मतलब फॉर टेम्परेरी यूज़ तो आप उसको एक्सिलरी क्रच एल्बो क्रच दे देते हैं. एंड अपर बॉडी स्ट्रेंथ भी बेहतर होनी चाहिए. जेरेटिक पेशेंट समटाइम्स फील इनसिक्योर, जेरेटिक पेशेंट्स ओल्ड एज पेशेंट्स में आप ये नहीं देते. दे मे नॉट हैव द नेसेसरी अपर बॉडी स्ट्रेंथ, क्योंकि उनमें अपर बॉडी स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है टू यूज़ दी फोरआर्म क्रचेज. फोरआर्म सपोर्ट क्रचेज, गटर क्रचेज एंड प्लेटफॉर्म क्रचेज. अब ये क्रचेज क्या क्या हैं, दे आर मेड ऑफ मेटल with a padded forearm, support platform, velcro strap and adjustable hand piece and a rubber frill. ये इसकी स्ट्रक्चर है. These are used for patients with painful wrist. वो पेशेंट्स जिनमें रिस्ट पेनफुल हो, फॉर एग्जांपल कंपार्टमेंट सिंड्रोम हुआ हुआ है या कोई इस तरह की कंडीशन है, रिस्ट ड्रॉप है या कोई भी, इन कंडीशंस में हम क्या देते हैं, रिस्ट का फोरआर्म सपोर्ट दे देते हैं क्रच की. एंड हैंड कंडीशंस और एल्बो कंट्रैक्चर्स और वीक हैंड ग्रिप, जिनमें हैंड ग्रिप भी वीक हो. एल्बो फ्लेक्स 90 डिग्रीज, इसमें एल्बो फ्लेक्स्ड होते हैं 90 डिग्री पे. द हैंड रेस्ट ऑन द ग्रिप, हैंड की ग्रिप जो है इधर होती है रेस्ट पे, ठीक है. एंड विच कैन बी एंगल्ड अप्रोप्रिएटली, इसका एंगल बनाना बहुत ज़रूरी है. इस पर एक स्पेसिफिक एंगल बनता है हमारी एल्बो का हैंड के साथ, डिपेंडिंग ऑन द यूज़र्स डिसेबिलिटी, कि कैसी यूज़र्स की डिसेबिलिटी है, ठीक है, ये उस पर डिपेंड करते हैं. मोस्टली इन रूमेटाइड डिजीज़, रूमेटाइड में चूँकि जो हमारे शॉर्ट जॉइंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं. फॉर एग्जांपल हैंड की ग्रिप और हैंड के जॉइंट्स, हैंड के हमारे जितने भी ये फिंगर्स हैं यहाँ पे न्यूड्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ये इन्फ्लेम होना शुरू हो जाती हैं. तो उस कंडीशन में जो है आप क्या देते हैं इनको, ये फोरआर्म क्रचेज, ठीक है. मोस्टली इन रूमेटाइड की डिजीज़ में, सेरेब्रल पाल्से में एंड अदर कंडीशंस फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट. सेरेब्रल पाल्से बाय, क्योंकि सेरेब्रल पाल्से ज़्यादातर किस में होता है, हमारे यंग एज पेशेंट्स मतलब चिल्ड्रंस में, तो उस कंडीशन में उनके हाथ जो होते हैं थोड़े से मुड़े हुए होते हैं, तो वो उस कंडीशन में भी आप ये देते होते हैं. इन दीज कंडीशंस पेशेंट कैन नॉट टेक वेट थ्रू हैंड्स, तो पेशेंट वेट से हैंड से वेट नहीं उठा सकता रिस्ट से एंड एल्बो बिकॉज ऑफ डिफॉर्मिटी और पेन. इन दोनों कंडीशंस में आप क्या देते हैं, फोरआर्म क्रचेज. ये आप फोरआर्म क्रचेज देख रहे होंगे. मेजरमेंट इसकी क्या है, इन लाइंग पोजीशन विच शू ऑन मेजर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फिक्स्ड एल्बो, मतलब जो इसका एंगल बनना है वो एल्बो से रिस्ट
एंड हैंड तक बनना है, तो उसकी हम मेजरमेंट भी वैसे लेंगे। विथ शू ऑन, अगर शू पहना हुआ है, मेजर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द फिक्स एल्बो टिल 20 सेंटीमीटर लेटर टू द हील, हील तक हम इसका लेंगे, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एज सिमिलर लाइक एल्बो क्रचेस, जैसा कि एल्बो क्रचेस हैं उतने ही वैसे ही इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं कि मतलब इजीली एडजस्टेबल एंड लो कॉस्ट बहुत कम है, ठीक है। ये सारी दीज आर इजीली एडजस्टेबल, मोर कॉस्मेटिक देन अदर क्रचेस, बाकी क्रचेस से ज़्यादा ये कॉस्ट इसकी थोड़ी कम होती है। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं? प्रोवाइड लेस लेटरल सपोर्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्सिलरी पैड, एक्सिलरी पैड के एब्सेंस की वजह से इसकी लेटरल सपोर्ट थोड़ी कम होती है, ठीक है। कफ्स में भी डिफ़िकल्ट टू रिमूव, कफ भी रिमूव नहीं हो सकते। दिस कैन बी एक्सपेंसिव, थोड़े एक्सपेंसिव भी ये होते हैं। सो नेक्स्ट वी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ तक में आपको जो भी नहीं समझ आया वो आप डिस्कस कर सकते हैं। फर्दर वी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।